विज्ञान का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। आज हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में इसके टॉपिक्स सारे समझ लिए हैं और मेन जो है वो अगर हम देखें तो जो हमें एक जो फ्यूल्स नेचुरल जो हमारे पास फ्यूल्स हैं जो एक हमें मिल रहे हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इस टाइप का, या जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जल है, वायु है, इनका हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, इनका कैसे संचय कर सकते हैं, इनके नुकसान से बच के इनका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे गेन कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने अपने जो अब तक हमारे सेशंस हुए थे उसमें समझ लिया है। तो आज थोड़े से प्रश्न और उत्तर इस चैप्टर से रिलेटेड करते हैं। तो पहला जो आज का प्रश्न है वो है, अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन परिवर्तन सुझा सकते हैं। अब देखिए, पर्यावरण मित्र मीन्स हम लोग जो हम अपनी एक सुविधा के लिए जो एक ईंधन या कुछ भी जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम किस प्रकार यूज करें कि पर्यावरण उससे को नुकसान नहीं हो। तो या अगर उस नुकसान को हम कम से कम उसको कम कर सकें तो इसको हम क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं हम देखते हैं। एक तो है, सबसे पहले कम उपयोग करें। इसका अर्थ है कि जो हमारे पास जो चीजें हैं उनका हम कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जैसे बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद कर देना चाहिए, खराब नल हो रहा है तो उसकी मरम्मत करवा देनी चाहिए, या अगर जैसे आपका नल है वो उसमें से कभी कभी खराब हो जाता है तो पानी टपकता रहता है, हम सोचते हैं एक एक बूंद है चलने दो, लेकिन जैसे आप जानते हैं एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हम ये जो है कि जब जरूरत है, क्योंकि ये चीजें अगर हम कहें इनका आविष्कार ही इसलिए हुआ है कि हम उनको अपने जीवन को एक आसानी से जी सकें, लेकिन जब इनकी जरूरत नहीं है तो हमें इनको फालतू में नहीं करना चाहिए। कितने घरों में, या आप अगर जैसे स्कूल से आप निकलते हैं, कितनी बार होता है कि आप जब जो बच्चा निकल रहा होता है या लास्ट बच्चा होता है वो रूम्स के स्विच, लाइट के, फैन के स्विच ऑफ करके निकले, हम छोड़ देते हैं कि या तो टीचर का काम है या जो अगर हमारे स्कूल के पियोन्स है उनका काम है। और ऐसा नहीं है, ऐसी अगर हम देखें तो हम अपने घरों में उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखें तो आप ये सोचिए, जैसा आपको याद होगा इससे पहले वाले सेशन में कहा था कि जरूरी नहीं है कि वो हम डायरेक्टली वो ईंधन या कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में यूज कर रहे हैं कि हम गाड़ी से नहीं जा रहे लेकिन जितनी चीजें हम मार्केट में खरीद रहे हैं वो कैसे दुकान पर आ रही है, वो कैसे बन रही है, तो कोई ना कोई हमारा ईंधन उसमें एक यूज हो रहा है तभी वो चीजें बन रही हैं या हम तक पहुंच रही हैं। तो ऐसी अगर आप ये नहीं सोचे कि अगर एक रूम की बिजली आपने जलती छोड़ दी तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ऐसे अगर हर प्राणी सोचे तो हम कितनी बिजली, पानी, ऐसे जो फालतू के खर्चे उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पुनः चक्रण, इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज और जो धातु की वस्तुओं को कचरे में एकदम नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन उनका हमें देखना चाहिए कैसे हम उनका उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी अगर हम मार्केट से लाते हैं बहुत अच्छे बॉक्सेस में हमें चीजें मिलती हैं, तो हम ये देखें उन बॉक्सेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। कभी कभी हमारे ऐसी थोड़ी सी कोई ऐसी छोटी चीजें होती हैं जो घर में हमारी इधर उधर एक अगर कहीं ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखी होती हैं तो हम उन्हीं बॉक्सेस को डेकोरेट करके उनको कुछ सुंदर बना के हम उनको यूज कर सकते हैं। और हम लोग आगे देखते हैं पुनः उपयोग। यह पुनः चक्रण से भी कुछ अच्छा तरीका, क्योंकि इसमें भी कुछ ऊर्जा व्यय होती है, इसमें हम किसी वस्तु का उपयोग बार बार कर सकते हैं। तो ये जो है, तो ये हमारे डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनके से हम अगर कहें एक हम अपने कचरे पर भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को भी एक साफ सुथरा बना सकते हैं। और आप चाहें तो YouTube पे ऐसे कितने वीडियोस पड़े हैं जिसमें आपकी जो बॉटल्स हम फेंक देते हैं या जो डिब्बे फेंक देते हैं उनको गमले की तरह यूज कर सकते हैं, जो बॉटल्स होती हैं उनको हम फ्लावर पॉट की तरह बना सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे, आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप ऐसे एक अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छा बनाएंगे और घर को भी सुंदर बनाएंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक उत्पादों की खपत कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
तो यह इनके जो उपाय है वो है CFI का प्रयोग करके, सौर कुकर, जल ऊष्मक या का प्रयोग करके कोयले, केरोसिन और LPG की बचत की जा सकती है। अगर हम सोलर एनर्जी को अगर हम यूज करें तो हम जो केरोसिन, LPG, जो हम गैस स्टोव जो कुछ यूज कर रहे हैं उसमें जो हम एक जो ईंधन यूज कर रहे हैं उसकी खपत को हम कम कर सकते हैं। और आपका वही पॉइंट आ गया कि जो नल से अगर टपक रहा है पानी तो उनका टेक क्या करें। और जो हम जैसे ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो आप देखते होंगे कि हमें मालूम है कि इस समय आधे घंटे का ट्रैफिक जाम है या ये वाला सिग्नल है जिसमें अभी हमें कम से कम 5-7 मिनट वेट करना पड़ेगा तभी निकलेंगे, तो हमें अपना इग्निशन बंद कर देना चाहिए। फालतू में हमारी गाड़ी चलती नहीं रहनी चाहिए। तो आप देखिए उससे कितने फायदे होंगे, कुछ समझ सकते हैं आप, सोच सकते हैं कौन से फायदे होंगे। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। एक तो हम उतना अपना ईंधन बचाएंगे और दूसरा वायु प्रदूषण, जो हमारा प्रदूषण फैल रहा है वो जो जल रहा है, और हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो हमारी विषैली गैसें बन रही हैं, उतना अगर ये समझ लिए सबने बंद कर दिया कितना परसेंटेज हमारा कम हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए और ये चीजें हमारे ध्यान रखने की भी है, ध्यान में है तो आप देखिए आंसर्स भी इजी हो जाएंगे। तीसरा हमारा आज का प्रश्न है, हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम शहरों में हैं, हमें वन वन्य जीवन के बारे में मालूम भी नहीं है, कितने वन हैं, कितने कट रहे हैं। तो ये बुक्स के थ्रू तो एटलीस्ट आपको अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो कहीं आप अपना कुछ एक उसका कहीं ना कहीं उपयोग कर सकते हैं। तो हमें जैव, इसका उत्तर देखिए कैसे दे रहे हैं हम, हमें जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए वनों वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, आप चाहें तो इस जब कॉपी में लिखे तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैव विविधता को संरक्षित करना। क्यों? तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर समझेंगे तो आपको होगा, क्योंकि वहां ही तो है हमारे कितने टाइप के प्लांट्स हैं, कितने टाइप के एनिमल्स हैं, और यही एक हमारा कहीं एक पूरा एक बैलेंस बना रहे हैं। तो अगर ये वन कटे, इन पर अगर नुकसान होगा, इनका नुकसान होगा, और वो जो हमारी एक डाइवर्सिफिकेशन है वो इफेक्ट होगा। तो पहले चलिए अपने आंसर को समझते हैं, फिर अपने देखते हैं आगे और कितनी चीजें हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए ताकि पारिस्थितिक स्थिरता के नुकसान से बचा जा सके। जंगलों में और उसके आसपास बड़ी संख्या में जनजातियां भी निवास करती हैं, क्योंकि जंगलों में रहने वाली अलग जनजातियां होती हैं, और अगर हमने उनका संरक्षण नहीं किया तो ये जो जातियां ये प्रभावित होंगी। तो ये समझ लीजिए आज हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहां पे हो जाए कि ये मकान तोड़ दो, कहाँ जाएंगे हम। ऐसे ही सोचिए कि उनका वहां पे जीवन है, अगर वो हमने खत्म कर दिए कहाँ जाएंगे। तो कभी कभी अगर हम अपने से रिलेट करें तो हमें जब किसी के साथ सिंपैथी होगी तो उनका संरक्षण करने का भी हम सोच सकते हैं। आगे देखते हैं, वन और वन्य जीवन के उचित प्रबंधन के बिना मिट्टी की गुणवत्ता, जल स्रोत और यहाँ तक कि वर्षा की मात्रा भी प्रभावित हो सकती है। तो देखिए जैसा मैं अक्सर कहती हूँ कि आपके जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं, उत्तर में से ही कितने प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए जो आपका जैसे जैव विविधता है, वर्षा की मात्रा है, वर्षा की मात्रा की बात कर रहे हैं, जनजातियों की बात कर रहे हैं, तो इन सब का आप रिलेशन बनाएं कि वन और वन्य जीवन से इनका क्या रिलेशन है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस कितने बन जाएंगे कि जनजातियां किस प्रकार प्रभावित होती हैं, या जनजातियां प्रभावित हुई तो उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ जो हमने जैसे देखा मिट्टी की गुणवत्ता और वन्य जीवन का क्या रिलेशन है, तो आप अगर ऐसे चलाएंगे अपने दिमाग को तो आपको रिलेशंस पता चलते जाएंगे। तो आपका ये चैप्टर अगर देखें तो बहुत इजी है, आंसर्स इसके इतने कठिन नहीं है, लेकिन समझदारी ये है कि कितना आप सटीक आंसर लिखें कि अच्छे नंबर ले सके। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। चौथा क्वेश्चन है आज का, वनों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो अभी तो हमने वनों का एक प्रश्न देखा, अब इसका संरक्षण हम कैसे, हमें मालूम है कि ये सब ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या पेड़ों के काटने का विरोध करके, पेड़ों का रोपण बढ़ाकर,
सख्त कानून लकड़ी तस्करों के लिए, जंगल के निवासियों तथा वन अधिकारियों के बीच एक साझा प्रयास वन तथा वन्य जीवन को बचाने के लिए। तो ये हम लोगों ने अपने सेशन में भी देखा था कैसे वो वहाँ जो ऑफिसर थे उन्होंने किस प्रकार जनजातियों को, वहां के रहने वालों को साथ लिया, उनको रोजगार भी मिला और वन संरक्षण भी हुआ। तो ये सब हमें नहीं मालूम है कि हमारे कौन से जानकार लोग इस टाइप के काम में हैं जिनको हम एक नॉलेज दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या आप लोग ही कोई पढ़ के कोई फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाए, कोई ऐसा ऑफिसर बन जाए जो ये संरक्षण का काम भी कर सके। तो ये अगर हम बचपन से आदत डालेंगे बड़े होने तक हमारी चलती चली जाएगी। फिफ्थ क्या है, एक सफल वन संरक्षण क्रियानीति में क्या शामिल होना चाहिए। एक ये इसमें इस क्रियानिधि में सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम शामिल होना चाहिए। तो ये इसका एक उत्तर हो गया। हमारा एक और प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम के दहन से कौन कौन सी विषैली गैसेस निकलती हैं। तो वो आ गए आपके नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड जो हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी विषैली गैसेस हैं। तो आपका अब यही आपका जैसे उत्तर को प्रश्न बना सकते हैं कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं, ये किस प्रकार हमारे पर्यावरण में उत्पन्न होते हैं। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम ये जो हमारे जो एक ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको जब हम बर्न करते हैं, इनको जब जलाते हैं, तो ये वाली गैसेस उत्पन्न होती है। थोड़े से और प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनका हम उपयोग करते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जल संभर प्रबंधन क्या है। जल संभर का अर्थ है जल एवं मिट्टी का संरक्षण करना ताकि जैव मात्रा के उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो ये हमारे थोड़े से प्रश्न और उत्तर थे। तो आज हम लोगों ने थोड़े प्रश्न और उत्तर से हमेशा की तरह चैप्टर को रिवाइज करा, लेकिन अगर आप देखें तो ये चैप्टर एक आपको जानकारी भी दे रहा है, लेकिन क्योंकि आप आने वाले सिटीजन हैं, आप एक समझदार नागरिक बन सके, तो इसलिए ये सिर्फ आप ये नहीं सोचें कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है एग्जाम के लिए, इसके आंसर लिखने, नंबर लेने, लेकिन उसके साथ ये भी है कि आप अपनी या अपने जो हमारा परिवार है, समाज है, उसकी कैसे आदतों में हम स्वयं में परिवर्तन लाके आसपास भी परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको हम लंबे समय तक यूज कर सकें। तो ये चैप्टर आपको एक अच्छा नागरिक बनने को भी प्रेरित करता है। तो इस बात का ध्यान रखें। आंसर्स के साथ भी हम लोगों ने एक जनरल डिस्कशन करा। तो अगर आप ऐसे इस चीज चैप्टर को ऐसे समझेंगे तो मुझे पक्का है कि आप इस चैप्टर से कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर नहीं दे सकते। तो तैयार हो जाइए, तैयारी करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये हमारा जो पूरा सिलेबस था उसका लास्ट चैप्टर था। तो अब लगिए, और जैसा हमेशा कहते हैं कोई डिफिकल्टी है अपनी क्लास टीचर या मुझसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करिए, मिलते हैं, बाय।